हम लोग लगातार एक श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला का उद्देश्य हमारा है उत्तर प्रदेश के सपनों को साकार करने के लिए, भारत के सपनों को साकार करने के लिए, और हमारा ध्येय है कि हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। तो सर्वप्रथम मैं उस पर बात करूंगा। ये हमारी श्रृंखला विकसित भारत एट द रेट ऑफ 1947 लगातार हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, इस पर विमर्श कर रहे हैं, इस पर व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। और लगभग 3 वर्षों से हमारा लोक पहल इस दिशा में सकारात्मक और सार्थक प्रयास करता है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सद प्रयास है। इसके संयोजक डॉक्टर वीके सिंह साहब हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और साथ ही साथ स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रचार टोली के सदस्य हैं, जिनकी संघ आयु लगभग 40 वर्ष हो गई है। ऐसे ही स्वनाम धन्य हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में, जिसमें प्रोफेसर उदय भान सिंह हैं, डॉक्टर हर्षमणि सिंह हैं। तो ये एक हमारा अभियान चल पड़ा और इस अभियान के मूल में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर सरंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उप आख्यान रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी, राम मंदिर आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल, भारतीय शिक्षा जगत में और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले भारत भारत के रत्न पूज्य मदन मोहन मालवीय, और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। और इस लोक पहल का श्रेय प्रेय और पाथेय लोक पहल जिसके लिए संपूर्ण अपनी ऊर्जा निस्वार्थ भाव से खर्च करता है, वह है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना, उसे जनता तक ले जाना तथा जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना हमारे लोक पहल का मूल उद्देश्य है। और इसीलिए लोक पहल एक छोटा सा आयोजन करता है इस जूम व्याख्यान माला पर, और इसका प्रसारण विभिन्न माध्यमों से हम लगातार करते रहते हैं। चुनाव का समय है, फिर भी लगातार हम अनवरत प्रयास करते रहते हैं, हमारी यात्रा अनवरत चलती रहती है। और हम अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान को, जैसा कि आज का विषय है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 1947, इसका उद्देश्य आजादी के 1947 में हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। तब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न आयामों को स्पर्श करना विकसित भारत का उद्देश्य है। और आप सबको ज्ञात है, और जैसा कि आज हमारे मुख्य वक्ता इस विषय में अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन देंगे, भारत के प्रधानमंत्री ने संभवतः, अगर मुझे सही स्मरण है, तो वो तिथि थी 11 दिसंबर 2023 को, और समय था अपराह्न संध्या का 5:30 पर पीआईबी दिल्ली द्वारा एक ऑनलाइन व्याख्यान माला, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत 2047 का रेखांकन किया था, इसकी स्केचिंग की थी और पूरा चित्र प्रस्तुत करते हुए इसे कहा था, समारंभ करते हुए कहा था कि यह युवाओं की आवाज है। हम इसी युवा वाणी का उद्बोधन करने जा रहे हैं। इसी रूप में उन्हें चिन्हित करते हुए इस कॉन्फ्रेंस को, प्रधानमंत्री के उद्बोधन को भारत के प्रत्येक प्रांत के राजभवनों में इसे कार्यशाला के रूप में सुना गया, विभिन्न विश्वविद्यालयों में सुना गया, और बाद में यह आयोजन किया गया कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय इसको सेमिनार के रूप में, और इसे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मूल मंत्र बना लिया है और जन जन तक इसे पहुंचाना है। सिर्फ मुझे मुख्य वक्ता से मुझे अपनी बात सुननी है, लेकिन मुझे 2 बातें कहनी है। और चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और ये साहस कर रहा हूं अपने बड़े भाई और अपने अग्रज प्रोफेसर उदय भान सिंह के समक्ष, कि प्रधानमंत्री अपना संकेत देने लगते हैं। अगर राजनीति का सामान्य संज्ञान कोई व्यक्ति लेता है, तो वो समझ में आने लगता है। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है
प्रधानमंत्री कभी अल्पकालिक नीतियों की बात नहीं करते हैं, दीर्घकालिक नीतियों की बात करते हैं। और दीर्घकालिक नीतियों की बात इसलिए करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर जनता का विश्वास है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री पर है। तो यह जो जनता और प्रधानमंत्री के बीच जो अन्योनाश्रित संबंध है, ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप है, जो उनकी लोकप्रियता और उनकी पॉपुलर, उससे संकेत आने लगे हैं कि भारत में 4 जून के बाद बड़े आर्थिक परिवर्तन होंगे, जिसका सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न भाषणों में कहा है। दूसरा महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा प्रहार होगा 4 जून के बाद। ये मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, और सर बारकर ने भी कहा है, और डनिंग ने भी ये बातें कही है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अनुमान लगाता हूं कि 4 जून के बाद या तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी, और 4 जून के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार जाएगी। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट होगी, आरबीआई के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और इसके साथ ही साथ सीएए को लागू हो गया, 370 लागू हो गया, पीओके पर बड़ा प्रहार होगा, बहुत बड़ा प्रहार होगा। वहां से जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी मनसा और दूरअंदेशी दृष्टि है। मैं जहां तक अनुमान लगाता हूं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और प्रोफेसर के रूप में, जनरल वीके सिंह को एक सेना के कुशल अधिकारी और नेतृत्वकर्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाएगा, और पीओके भी अपना होगा। जैसे राजनीति विज्ञान का कोई विद्यार्थी अनुमान नहीं लगाता था, प्राध्यापक भी, कि 370 समापन होगा, वह असंभव संभव हुआ है। तो ये हमारे भारत प्रधानमंत्री का करणीय योगदान है, महनीय दूर अंतर्दृष्टि है, और प्रधानमंत्री ये करके दिखाएंगे। बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये मैंने केवल संकेतों में दुस्साहस किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे वक्ता इस विषय पर विस्तृत बात करेंगे। और भारत के विकास का थोड़ा सा इस समय है, हमारे बेरोजगारी का दर 10% है, देश में नौकरियां केवल 8 करोड़ हैं। हमने नैरेटिव बना लिया है कि नौकरी का अर्थ केवल सरकारी नौकरी होती है। इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप हमारा कुछ उद्देश्य नहीं था। हमारे गांव में एक लोकोक्ति कही जाती थी कि कौन रिप होई हमें का हानि, अर्थात हमारे गांव इतने सेल्फ रिलायंस थे, हमारे गांव इतने आत्मनिर्भर थे। उस डिस्पैच में लॉर्ड मैकाले ने भी कहा था कि भारत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भारत के गांव इतने आत्मनिर्भर है कि जब तक भारत के गांव नहीं टूटेंगे, भारत नहीं टूटेंगे। तो भारत को पुनः स्वदेशी की ओर आना है, स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ना है, बेरोजगार मुक्त भारत बनाना है। और भारत की 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, किसान और महिला। इसी पर राष्ट्र की बात हमें करनी है, और इसी से हम विकसित भारत करेंगे। हम अंत्योदय से विकसित भारत करेंगे। बेरोजगारी से मुक्त करके रोजगार युक्त, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल करके हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम अधिक उत्पादक बनेंगे, अधिक निर्यात करेंगे, हमारा व्यापार शेष धनात्मक होगा, हम आयात कम करेंगे, निर्यात अधिक करेंगे। इन्हीं सपनों और संकल्पों के विषय में मैं बड़े समादर के साथ अपने युवा, अत्यंत तरुण और तेजस्वी, और जिसकी दीक्षा विद्यार्थी परिषद में और आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में दिल्ली में स्थापित हैं। और मैं मंगल कामना करूंगा इस नवरात्रि की बेला में कि आप और यशस्वी बनिए। आप एक दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर भारत के भविष्य को निर्धारित करेंगे। बहुत आदर के साथ मैं आज के वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे उज्जवल भविष्य की जो कामना करी है, उसके लिए मैं ऋणी हूँ आपका। अभी हम बात कर रहे थे हम लोग आपस में कि 2047 का भारत कैसा होगा। हमारा मेन आज का जो टॉपिक है 2047 का भारत। अब 2047 का भारत कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, मतलब कि एक बहुत बड़ा सपना जैसा है। आज की हम अगर बात करते हैं तो आज जिस तरीके से भारत बदल रहा है, जिस तरीके से विकास की राह पर चल रहा है, उस प्रकार से अगर भारत जितनी तेजी से अगर आगे भी चलता रहा, तो उस तेजी से अभी भाई साहब ने बताया कि भारत के अंदर 8 करोड़ के लगभग नौकरियां हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो वो 8 करोड़ की नौकरियां कैसे एक
मतलब कि 60 करोड़ की नौकरियों में बदलेगी। जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो 60% के आसपास, मतलब कि विश्व के अंदर सबसे युवा पीढ़ी वाला देश है हमारा। और जब मैं बैठकर सोच रहा था कि 2047 का भारत कैसा होगा, और तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने सपन देखा है, तो मोदी जी के सपन जैसा हो सकता है। परंतु आप और मैं यहाँ बैठकर एक विचार कर सकते हैं, एक उस पे बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से 2014 से पहले विकास दर पूरे विश्व में हमारी 3% थी, 2019 में हम पहुंचे 4%, पर 2024 आते आते आज हम 6.5-7 के आसपास है। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 के अंत तक हम 8 तक पहुंच जाएंगे। अब जिस प्रकार से विश्व के अंदर, भारत के अंदर विकास हो रहा है, अब किसी भी देश को विकसित होने के लिए मूल ढांचा बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अंदर कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, वो एक विकास की सबसे बड़ी राह बनेगा। जो 2047 का हम सपना देखते हैं, वो कहीं ना कहीं 2047 का सपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भारत के अंदर 2014 के बाद बनना तैयार हो रहा है, 2027 तक का मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत के अंदर भरपूर मात्रा में अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। जो हमारे देश से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। जिस तरीके से माननीय अटल जी ने भारत के अंदर सड़क एक मैप बनाया था, और उस सड़क के मैप के ऊपर आगे चलने का कार्य जिस तरीके से वर्तमान की सरकार कर रही है, वो हम सभी के सामने है। विश्व के अंदर अमेरिका के बाद अगर सबसे ज्यादा सड़कें बनाने वाली अगर कोई देश हुआ है, तो भारत हुआ है। हम बात करेंगे। अब ये नींव तो 2014 में डल गई थी 2047 के लिए। हमारे से पहले हमारे लाल किले से कई प्रधानमंत्री ने भाषण दिया 2047 का भारत, 2047 का, चाहे उसमें जब हमारा देश आजाद हुआ तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि जब भारत के 100 साल होंगे तो भारत कैसा होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी ने कहा, अनेकों प्रधानमंत्री जी ने सपन देखा 2047 का। परंतु उस समय की हमारी पीढ़ी, शायद हमारे बीच में बैठे हुए वो भी सोचेंगे कि उस समय हमारी युवा पीढ़ी को ये यकीन नहीं हो सकता था कि भाई 2047 में भारत विकसित होगा कैसे। क्योंकि हमारे पास बेसिक सबसे ज्यादा नीड जो होती है किसी भी संस्था की, वो होती है उसके कार्यालय। हमारी नीड है हमारा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से विश्व के अंदर आप अमेरिका, चाइना के साथ आप खड़े होने की बात करते हैं, पर आपके पास बेसिक सुविधा ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस प्रकार से 2014 से पहले नहीं था। परंतु आज हम सपन देख सकते हैं कि हाँ, 2047 के अंदर हमारा भारत वाकई में विकसित होगा। जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का एक अभियान, सबसे पहला अभियान जिस प्रकार से वो जोड़ते हैं, उस स्वच्छता को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि आपके, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे आपका खुद का घर हो, गांव मोहल्ला को स्वच्छ रखकर हम किस प्रकार से बाहर के लोगों को अपने गांव की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। गांव से शहर, शहर से भारत का एक टूरिज्म का एक रास्ता तैयार कर सकते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपन था। एक सिर्फ स्वच्छ भारत यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि कूड़ा उठाकर हमें साइड में रखना है। स्वच्छता का मतलब है जिस तरीके से मन हमारा स्वच्छ होता है, उस प्रकार से मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर, फिर मेरा देश स्वच्छ रहेगा। उस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाकर ये संदेश देने का कार्य किया कि हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। और जिस प्रकार से हम बसों में चलते थे, और आपका रेलवे, आपकी सड़कें जिस प्रकार से पहले की स्थिति में
मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर जो स्थिति पहले की थी स्वच्छता को लेकर और आज भारत की जो स्थिति है, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक मतलब कि एक मान सम्मान की बात है कि भारत चाहे टूरिज्म प्लेस हो, चाहे हमारा संस्कृत हो, चाहे हमारे मंदिर हो, मतलब कि किसी भी स्थान पर हो, तो हमारे को स्वच्छता में कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले और आज में बहुत फर्क दिखेगा। स्वच्छता को लेके जिस तरीके से गंभीरता से हमने एक पहली नींव रखी, और आज उस स्वच्छता को लेकर हमारी युवा पीढ़ी, मतलब कि मैं खुद भी अगर गाड़ी में चलता हूँ तो आप मानेंगे नहीं, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ और मेरे हाथ में कुछ रैपर है, तो मैं सड़क पे डालने से 10 बार सोचूंगा, और मैं अपनी गाड़ी के या तो राइट हैंड पे जहाँ पे मेरी चाबी या कोई सामान रखता हूँ वहां रखूंगा, या मैंने अगर फ्रूट खाया है तो जिस थैली से निकालूंगा उस थैली में वो वापस डालूंगा। ये हमारे लिए जागरूकता का सबसे पहला प्रथम था। आने वाली पीढ़ी इसी स्वच्छता को लेकर 2047 तक चलेगी। अब आते हैं हम बैंकिंग सेक्टर पे। 2014 के बाद जिस तरीके से जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर में क्रांति के रूप में कार्य होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि एक, अगर मेरा खुद का जब बैंक अकाउंट खुला था 2008 में, तो मुझे भी किसी एक गारंटर को ले जाना पड़ा था। तो गारंटर के बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता था। तो उस सेक्टर में उस दिन दूसरी नींव रख दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बैंक अकाउंट खुला सकता है। वो ऐसी क्रांति हुई कि आज देश के 97% लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए हैं। जो 2014 से पहले मात्र 18% थे लोग, मतलब कि देश आजाद होने के 70 साल बाद भी हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने वाले लोग 18% थे, जबकि सन 1974 में इंदिरा जी के टाइम पर ही बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का कार्य किया, पर उस समय भी हमारे देश की जनता बैंकिंग सेक्टर से जुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि गारंटी कोई किसी की क्यों ले, कल को कोई फ्रॉड हो जाए सोचने में लगता था। जबकि वो तो पैसा जमा कराने के पैसा जमा कराने जा रहा है, बैंक से लेने थोड़ी ना जा रहा है, पर उसके लिए भी गारंटी बैंक को चाहिए थी। तो जिस तरीके से उस समय एक पहली बैंकिंग सेक्टर पे नींव डली, एक बैंक से जुड़ा, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के बारे में जानकारी मिली एक छोटे व्यापारियों को, जिसका क्रांति बना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आज भारत विश्व के अंदर पहला ऐसा देश है जिसमें डिजिटल में नंबर वन, मतलब कि डिजिटल में नंबर वन आप पेमेंट कर रहे हैं। आप पूरे विश्व के मुकाबले किसी भी कंट्री के अंदर वहां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। भारत के अंदर प्रति वर्ष 64 ट्रांजेक्शन, जो 100 बैंकिंग ट्रांजेक्शन से हटाकर मोबाइल ट्रांजेक्शन होती है, वो 64% होती है, यानी कि 36% बैंकिंग होती है। तो 64 ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हम फोनों से आप लोगों के बीच में करते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा क्रांति जो आगे हमारे युवाओं को लेकर जा रहा है, जो आने वाले 2047 के शायद बड़े व्यापारी भी बनेंगे। कोई किसी ना किसी माध्यम से व्यापार कर रहा है, तो उसे बैंकिंग सेक्टर से शुरुआत से ही इस बात से फिक्र रहना पड़ेगा कि बैंकिंग सेक्टर में मुझे क्या क्या करना है। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से होकर गुजर चुका होता है। हमारी शिक्षा नीति, पहले हम लोग डिग्रियां करते थे, हम लोग पढ़ाई स्टडी करते थे, पर हम लोग एजुकेशन में क्या कर रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा हुनर नहीं था। जैसे भाई साहब ने कहा अब नौकरियां 8 करोड़, तो 8 करोड़ से प्लस नौकरियां कैसे जाएगी। तो जिस तरीके से हमारे नई शिक्षा नीति के अंदर हम डिजिटल लोगों को स्किल इंडिया के माध्यम से उनको स्किल देने का कार्य करेंगे। जब आप सोचिए, जब एक युवा एक व्यापारी बनता है तो वो मिनिमम 2 लोगों को व्यापार देता है, और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में जाता है तो 10 लोगों को। और अगर आप सोचिए वो मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी खुद की अपनी स्टेबल करता है, तो आप सोच भी नहीं सकते वो 2 लोगों को व्यापार देने वाला युवा आने वाले समय में 1 लाख से 2 लाख लोगों को, युवाओं को व्यापार दे सकता है। ये मल्टीप्लाई करिए, ऐसे कितने स्किल से हम आगे निकलेंगे।
अब भाई साहब ने एक बात और रखी थी, हम मैकाले की स्टडी की कि गांव आत्मनिर्भर है। अब आत्मनिर्भर गांव तो होंगे कैसे? अब आत्मनिर्भर तो हमें बनना है, पर बनेंगे कैसे? हमारे को मेन बेसिक सुविधाएं देनी थी लोगों को। बेसिक सुविधाएं, रेलवे ट्रैक। आज आप रेलवे की स्थिति, आप विश्व की, मतलब कि 33 किलोमीटर की पर डे हमारी रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से रेलवे ट्रांसपोर्ट को आए दिन बनाए जा रहे हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट को गांवों से जोड़ने का काम करेंगे। जो मेकिंग इंडिया का हमारा नारा है, जो हम गांवों को जोड़ने का एक हमारा सपना है, उसको पूरा करने में ये बेसिक हमारी सुविधाएं काम करेगी। जैसे कि आपने गांव में कोई चीज बनानी है, एक मोबाइल का चार्जर तैयार करना है। अब हमने मोबाइल का चार्जर तो बना लिया, पर हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं है कि हम उसको शहर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, आप मानेंगे नहीं, 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगभग हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग, एक सेकंड में थोड़ी काउंट बोल रहा हूँ, 80, मतलब कि ऐसे 80 लाख के समथिंग हम खर्च करते थे। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,40,00,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब कि उससे 3 गुना। और 23 और 24 का मोदी जी का लक्ष्य है, इसका 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यानी कि आप सोच सकते हैं, जिस तरीके से लद्दाख के ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर हम लोग रेलवे ट्रैक नीचे से ले जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम कितने गांवों को जोड़ रहे हैं उस रेलवे ट्रैक से। जिस तरीके से पहले शहरीकरण होता था, गांव से शहर आता था व्यक्ति अपने मूल सुविधाओं को पूरी करने के लिए, अपनी घर की सुविधाओं को पूरी करने के लिए, जब हम उसको बेसिक ट्रांसपोर्ट उसके गांव में ले जाकर अगर हम दे देते हैं, तो वो आप सोच सकते हैं कि वो शहर आएगा, वो अपने गांवों में ही उन मूल सुविधाओं को पूरी करते हुए वहीं से ट्रांसपोर्ट कर देगा शहर के लिए। जिस तरीके से मुझे आज भी याद है, मेरी नानी गांव से जब अचार बेचती थी, तो वो बस ड्राइवर को अचार का डब्बा पकड़ा देती थी कि भाई वहां पे फलाने पे स्टैंड पे वो आदमी मिलेगा, आप उसको दे देना। और वो शहर से आता था, मेरे पिताजी वो अचार का डब्बा लेकर आ जाते थे, मात्र वो 200 रुपए में काम हो जाता था। आप सोचिए, जब वो व्यक्ति वहां, मेरी नानी जी अगर वहां से आती थी, तो उस बस का किराया 1400 का था, और पर वो जब बस से कुछ सामान भेज रहे तो वो 200 रुपए का है, कि वो सामान की स्थिति इतनी है। उसी प्रकार से ग्रीन रेलवे कॉरिडोर बन रहा है। अब ग्रीन रेलवे कॉरिडोर क्या है? मालगाड़ी, मालगाड़ी के लिए हम स्पेशल एक रास्ता बना रहे हैं। अभी क्या था, जिस ट्रैक पे रेलवे चल रही है यात्रियों की, उसी ट्रैक पे मालगाड़ियां भी चल रही है। पर 2027 तक का लक्ष्य है कि हम रेलवे ट्रैक से जो स्टेशन जन सुविधाओं के लिए, यात्रियों के लिए जो रेलवे ट्रैक है, उससे हटकर 2027 तक हम किसी भी हाल में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तैयार कर दे। अभी तक 15,000 किलोमीटर कॉरिडोर हमारा बन चुका है, और पूरे भारत को उस ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ने की जरूरत है। आप मालगाड़ी अब जब उस ग्रीन कॉरिडोर पे दौड़ेगी, तो ना तो माल की डिलीवरी लेट होगी, समय पे पहुंचेगा, और आप सोचिए आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना बचेगा। तो आप कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया से जुड़ेंगे, आप अपना खुद का सामान बनाएंगे। जब आपको ट्रांसपोर्ट सस्ता मिलेगा, आपको समय पर चीजें उपलब्ध होगी, तो आपको पता है भारत के सामान की वैल्यू इतनी है कि विश्व के अंदर कहीं भी चले जाओ, तो भारत को तो वैसे ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। और जिस तरीके से विश्व के अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में हमारे लोग सीईओ बने हुए हैं, उसी तरीके से भारत के सामान की भी गारंटी होती है। मेड इन चाइना, तो आपको पता होगा चाइना का सामान है तो ज्यादा दिन की गारंटी नहीं है। परंतु अगर भारत का सामान अगर विश्व स्तर पर बिकेगा,
तो मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर वो गारंटी पूर्वक लिया जाएगा कि ये भारत का सामान है। जिस तरीके से भारत के सामान से पहले विश्व के ऊपर भारत की नीतियां तैयार होती है, रक्षा नीति, हम आए दिन किसी न किसी नीतियों से उलझे रहते थे पहले। कभी राम मंदिर का विषय आ जाता था, कभी धारा 370 का विषय आ जाता था। मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इन विषयों को खत्म किया कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों को ये समस्या से उलझना नहीं पड़ेगा। उन्होंने आज, जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है तो आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ना, उसमें भारत के विकास की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2047 में हम विकसित भारत तो होंगे, पर भारत विश्व में अमेरिका से ऊपर ना हो। जिस तरीके से सड़क निर्माण चल रहे हैं, और अभी सेमी अभी हम जिस तरीके से किट बनाने की बातें कर रहे हैं, आईसी बनाने की बात कर रहे हैं, और 100 से ज्यादा हम लोग भारत के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। 100 से अभी मोदी जी 100 सिटी के ऊपर, स्मार्ट सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप गुजरात में डोलरा कर कर एक सिटी बनाई जा रही है, शायद नाम में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, डंडोरा ऐसे ढोलरा ऐसे करके गुजरात में स्मार्ट सिटी बना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं वो स्मार्ट सिटी किस प्रकार से बन रही है। आप सिंगापुर सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी कही जाती है विश्व में, आप उसको भूल जाएंगे। सिंगापुर जितना तो हमारा एक सिटी होगा स्मार्ट सिटी, ऐसे 100 स्मार्ट सिटी भारत के अंदर बनने हैं। हम कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से तो ये स्वप्न जिस तरीके से 2047 का हम लोग देख रहे हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आज भारत विकास कर रहा है, वो उसी विश्वास के साथ हम 2047 में विश्व के अंदर विश्व गुरु तो आज से हम लोगों ने हमें मानना स्टार्ट कर दिया है विश्व के अंदर। जिस तरीके से भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर, जिस तरीके से आप दो देशों के अंदर युद्ध छिड़े होते हैं और वहां पे एक भारत का तिरंगा अगर आगे आ जाए तो भारत के लिए वो युद्ध रुक जाता है और पहले भारत की बसों को निकाला जाता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यानी कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो विश्व गुरु बनना हमारे लिए तो शायद सपन हमारे सामने है, पर 2047 में जो भारत होगा वो विश्व गुरु नहीं होगा, वो सक्षम और विकसित और सबसे सुंदर और सबसे भव्य भारत होगा, ऐसी कल्पना है मेरी। जिस प्रकार से आज विश्व के अंदर रक्षा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आप, आज हम लोग खुद अपने खुद के प्लान और गन बना रहे हैं, टॉप्स बना रहे हैं, और अभी हम चंद्रयान के ऊपर पहुंचते हैं। जिस तरीके से हम आए दिन भारत विकसित विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, वो आप देख सकते हैं। आपने अभी सबसे छोट मतलब कि मैं तो कह रहा हूँ खुशी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपने कोरोना का काल देखा। शायद हम 100 साल की वो पीढ़ी है जिन्होंने कोरोना का काल देखा। कोरोना काल एक ऐसा समय था, शायद आदमी अपने अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि साथ में जो बैठा हुआ है क्या पता वो मेरी बीमारी का कारण ना बन जाए। जिस समय पूरा विश्व इन चीजों से उलझ रहा था, उस समय हमारे भारत के लोगों ने विश्वास दिलाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हम आपके साथ हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने उनके विश्वास के लिए उनसे कहा कि हम आज एक साथ ताली बजाएंगे, तो बेहिचक भारत की जनता ने ये दिखा दिया कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, और मोदी जी का स्वागतम किया थाली बजाकर हर एक घर के बाहर लोगों ने। जब मोदी जी ने दूसरी बार कहा कि आज हम दिया जलाएंगे, तो भारत की जनता ने ये एहसास दिलाया, मोदी जी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी को विश्वास हुआ कि भारत की जनता मेरे साथ है, तो उन्होंने भी लॉकडाउन लगाने में हिचक नहीं लगाई, और भारत की जनता ने उसमें भी एक उपलब्धि के रूप में लिया। हमने खुद मास्क बनाए अपने, मेरी माताओं बहनों ने घरों में बैठकर, जो हमारे पूर्वजों की देन थी, जिस प्रकार से भारत के लोगों ने विश्व के अंदर, तो मैं ऐसे ऐसी चीज देख रहा था कि वहां के जो प्रतिनिधि थी वो भी किसी की सहायता नहीं कर पा रहे थे, पर हमारे यहाँ पर
जिस प्रकार से हमारे लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, कंधे से कंधा मिलाकर खाना पहुंचाया लोगों के घर पर, आप कल्पना कर सकते हैं, ये वो भारत है हमारा भारत। हम हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जिस प्रकार से विश्व गुरु वाले होते हैं, वो हमारे यहाँ पर 140 करोड़ लोगों के बीच में है। जिस प्रकार से कोरोना के अंदर हम पहला एक ऐसा देश जिसने अपने कोरोना काल में मात्र 6 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट ऑनलाइन देने का कार्य किया। पूरे विश्व में इस बात की सराहना हुई कि जिस प्रकार से हमने वैक्सीन लगाकर, अब लोग पूछ रहे थे भाई वैक्सीन लगी है इसको कैसे अप्रूवल होगा, विश्व कंफ्यूजन में था किस व्यक्ति को लगा, पर हमने वो करके दिखाया। हमने न्यू आइडियाज के माध्यम से उनको डिजिटली उनके मोबाइल पर, ऐप पर आपकी पहली डोज लग गई है, उसका सर्टिफिकेट आपको भी मिला होगा और मुझे भी मिला था। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्व के अंदर एक मैसेज था कि भारत इन सारी आपदाओं से डरने वाला नहीं है। हमने अपने लोगों को, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन ही नहीं लगाई, जहां पूरा विश्व में कई ऐसे देश थे जो व्यापार करने में लगे हुए थे। इस महामारी में भारत ने आगे बढ़कर एक विश्व गुरु के नाते ही नहीं, एक विश्व के अंदर एक विश्व गुरु की भूमिका क्या होती है, सबकी रक्षा करने के माध्यम से कम 150 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन देने का कार्य भी भारत ने किया। ये भारत ही कर सकता है, ये पूरा विश्व जानता है। और हम विश्व गुरु आज हैं। जिस प्रकार से आज हम विश्व के अंदर, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप कल्पना करिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, कि भारत 2021वीं सदी भारत विश्व का गुरु होगा, विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। तो आप सोचिए हमारे यहाँ कितने महान महान लोग हैं। हम तो फिर भी आज से 24 साल बाद की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे आदरणीय आदरणीय कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिन्होंने पहले ही इस बात की कल्पना कर दी कि भारत इस समय में इस प्रकार का होगा। तो हम जिस 2047 की कल्पना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम निफिकिर हो जाए। जिस प्रकार से भारत आज कार्य कर रहा है, उसकी नींव डल चुकी है। मैं कहूंगा नींव डल नहीं रही है, नींव डल चुकी है। अब उसके ऊपर मकान बनने बाकी है। जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ियों को एक मजबूत तरीके से मजबूती आ रही है, जिस तरीके से देश के अंदर कई ऐसी चीजों में परिवर्तन किए गए, जैसे जीएसटी, वन टैक्स, एक व्यापारियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले आपको 10 तरह के टैक्स लेने पड़ते थे, इस बार गवर्नमेंट ने कहे आप 10 प्रकार के टैक्स, मतलब आप एक ही टैक्स दो, जिसको जीएसटी के उस पर लागू किया। ऐसे बहुत प्रकार के सरकार ने कार्य किए हैं। चाहे वो आपका समुद्र के माध्यम से हमारा व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे कैसे फैले, उसके ऊपर भी मुंबई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़े बड़े हमारे पोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। और विदेश नीति जिस प्रकार से हमारे लिए आए दिन विदेश नीतियों में फर्क दिख रहा है, जिस प्रकार से आप पहले इंग्लैंड जाने के लिए आपको पासपोर्ट का जो वीजा होता है वो कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड होता था, कि 2 साल पहले मतलब कि आपको अप्लाई करना पड़ता था। और उसमें भी आपको आज आपको 60 दिनों के अंदर कई कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको वीजा देने के लिए राजी है। आप 60 दिन पहले अप्लाई करिए। ऐसे बहुत सारे कार्य जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अब G20 का जिस प्रकार से, मतलब कि आप इससे पहले इंडोनेशिया में G20 हुआ। इंडोनेशिया में जब G20 होता है तो वो मात्र एक ही कंट्री के एक स्टेट में होता है। तो उस प्रकार से हम भी कर सकते थे। दिल्ली के अंदर जैसे हमने कॉमनवेल्थ गेम किया था पहले, कि दिल्ली के अंदर ही कॉमनवेल्थ हुआ था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच की वजह से G20 मात्र दिल्ली में नहीं हुआ, भारत के 50 सिटीज में हुआ। स्टेट में भी नहीं, हर स्टेट में नहीं, भारत के 50 सिटी के अंदर जीएसटी
G20 के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। आप सोच सकते हैं वो G20 का जब प्रोग्राम उस सिटी के अंदर पहुंचा होगा तो उसका विकास, उस सिटी की स्मार्टनेस किस प्रकार से विकसित हुई होगी। लोग सोचते थे जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, पर जिस तरीके से विश्व के इंटरनेशनल लेवल के व्यापारी कश्मीर के अंदर आकर G20 की बैठक लेते हैं और जिस प्रकार से वहां के टूरिस्ट प्लेस पे घूमते हैं, आप कल्पना कर सकते थे कि ऐसा भी इस भारत में होगा। तो मुझे विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। दूसरा, आप कल्पना कर सकते थे कि राम मंदिर हमारी भावना है। लोगों ने चाहे इस मुद्दे को किसी भी तरीके से अदर पार्टियों ने, अन्य पार्टियों ने इस मुद्दों पे कई तरह से विषय रखे, पर हम उन भावनाओं से घबराने वाले नहीं है। हमारी खुद की भावनाएं थी, आस्था थी, हम सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं। हमारी जीत हुई और आज भव्य राम मंदिर बना। आज उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब है। आप मानेंगे, एक राम मंदिर बनने से, शायद आप ये देख रहे होंगे, राम मंदिर बनने के बाद वहां पे अयोध्या में व्यापार जिस तरीके से बढ़ा। आप अयोध्या को ना देखिए, आप इंटरनेशनल टूरिस्ट जो सिर्फ राम मंदिर दर्शन करने के लिए, आप मानोगे बीतती, मतलब कि 50 लाख पर मंथ लोगों की, पूरे विश्व से 50 लाख लोग प्रति मंथ सिर्फ राम मंदिर दर्शन करने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचोगे कि ये है। हम अगर धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी विकास की बात है। हम सनातन धर्म से आते हैं। हमारी पद्धति जो है वो जीने की पद्धति है। जिस तरीके से समाज को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, समाज को किस प्रकार से सुंदर और भव्य बना सकते हैं, वो हमारी पद्धति है। उस प्रकार से हम अपना कार्य करते हैं, जीवन जीते हैं। और हम अपने भजनों में भी, हम अपनी आरतियों में भी कहते हैं विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। तो हम अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते, हम प्रत्येक हर मानव के लिए सोचते हैं और हर मानव के लिए हम कार्य करते हैं। हमारा सनातन धर्म अपने आप में एक प्रफुल्ल, बहुत बड़ा अपने जीवन पद्धति है, जीने की एक राह है। तो मैं एक बात, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से हम समाज के विकास से जुड़ रहे हैं, हम अपने धर्म को भी ना भूले। धर्म के साथ साथ हम विकास की गति को उतनी तेजी से ले जा सकते हैं जितनी तेजी से मानव शक्ति अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कार्य को बढ़ाती है। वो धर्म के माध्यम से उसको कई गुना बढ़ा सकती है। मैं अपनी इन बातों की वाणियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। 2047 का भारत एक बहुत सुंदर भारत होगा। आप निश्चित रहिए, जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी कार्य कर रही है और उनके अंदर एक विश्वास भर गया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आज भारत के अंदर अक्सर पे काम हो रहा है, जिस प्रकार से आज हमारे पास 100 ऐसे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी है। आप, मेरे को तो ऐसा लगता है 2047 आने आने तक ये 100,000 नहीं, ये लाख के करीब होंगे। जो 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, उसमें से कम 14 लाख ऐसे होंगे जो मल्टीनेशनल लेवल पे कार्य कर रहे होंगे। 2047 का भारत ऐसा भारत होगा जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ियों को स्किल देने का कार्य नई शिक्षा नीति के साथ हम लोग कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा, मतलब कि हमारे लिए एक उपलब्धि का कार्य है। और हम स्किल के माध्यम से जिस प्रकार से वो आने वाले दिनों में अपना व्यापार खड़ा करेंगे और जिस प्रकार से आज भारत एक नई कीर्तिमानों को छू रहा है, एक नए कीर्तिमान को, नए नए कीर्तिमानों की उपलब्धियां ले रहा है, ये हम सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं का विषय है। आप और मैं इस सब के हिस्सेदार होंगे और 2047 का भारत एक भव्य और बहुत सुंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार राकेश जी। कभी पास, एक कभी पास हुआ है पंजाबी के, उसने कहा है सबसे बुरा है सपनों का मर जाना। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के
शीर्ष और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, सपना जन्मा और मर गया, मधुरित में ही बाग झड़ गया, सपने बिखरे हुए बटोरूं या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, चौराहे पर लुटता पीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी, शेष विरक्त रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। इसी राह को, इसी रास्त्र को, इसी मार्ग को एक दूर अंदेशी प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ने, जिसके साथ जीवन का 3 विशाल अनुभव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यशस्वी प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, और तीसरा भारत प्रशासनिक अनुभव, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ये इतना कर्म में डूबा हुआ आकंठ व्यक्तित्व है, जिसमें केवल अगला विजन ही दिखाई देता है और उतना क्रांतिकारी होता है, इतना विजनरी होता है, इतना उसकी दृष्टि इतनी दूर अंदेशी और दूरदर्शी होती है, जिसमें केवल और केवल भारत को भव्य बनाने का स्वप्न होता है, क्योंकि वो भारत माता का लाडला लाल है। वो कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है। इससे दूर बिल्कुल निर्विकल्प होकर के एकमेव साधना पथ पर दृढ़ता से अंगदी पांव जमा के आगे चलता है। और आपके युवा मुखार बिंदु से जो पाथेय निकला है वो साकार होगा, भारत भव्य बनेगा। भारत लगभग 1947 आते आते हम लोग 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएंगे, और भारत विश्व में, और आज भी आपने संकेतों संकेतों में सारी बात कही, हमारी सामाजिक नीति, वो कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। वो कई जातियां गिनाते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी केवल 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। और आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। अभी रसिया की बात हो रही है और यूरोप के कई देश, उसमें युवा है ही नहीं है। वहां की आबादी 70 वर्ष से ऊपर की है, वो विकास क्या करेगा। तो हमारी हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, हम जीडीपी के घाटे में मात्र 6.5% के हैं, हम लगातार अपने ग्रोथ रेट को बढ़ा रहे हैं, और महंगाई दर को भी विश्व के अनुपात में सबसे नियंत्रित और संतुलित रखे हुए हैं। यह वर्तमान प्रधानमंत्री की दूर अंदेशी दृष्टि है, और 47 के लक्ष्य को लेकर कोई भी नेता, और भारत में जब जब स्वर्ण काल रहा है, उस बात को आपने सभ्यता और संस्कृति की बात की है, कोई भी देश, जब देश की संस्कृति, देश का प्रशासन या राजनीति, प्रशासन माने राजनीति और देश का समाज एक सीध में होता है, तो वह उसका स्वर्ण काल होता है। और आज प्रधानमंत्री ने, कोई कल्पना नहीं करता था कि राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, और वो करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने ये सब करके दिखा दिया है। यह अद्भुत है, अविश्वसनीय कल्पना को स्वरूप दिया है, आकार दिया है। यह आज ही, जैसा आपने कहा, 1947 आज ही दिखने लगा है, प्रतीत होने लगा है। यह देश तो राम का है, जहां राम की मर्यादा हो, कृष्ण का विवेक हो और शंकर का मानस हो, इसी से भारत बनता है। लेकिन राम तो वनवास त्रेता युग में गए थे, लेकिन राम का वनवास कलयुग में इतना बड़ा हो गया था। 1712 से मीर कासिम के आक्रमण से घात प्रतिघात झेलते हुए भारत माता कितनी लहूलुहान थी। तब भारत का एक लाडला पुत्र, मैं तो गर्व से कहता हूं, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे, अटल जी ने राष्ट्र के स्वाभिमान को अटल कर दिया था परमाणु विस्फोट करके। लेकिन दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो प्रत्येक भारतवासी का सीना वास्तव में 56 इंच का हो जाता है। यह सांस्कृतिक जागरण का युग है। यह भारत को भव्य दिव्य, और यहीं से दिखने लगा है कि भारत दिव्य और भव्य बनेगा। और आप जैसे तरुण लोग जब भारत का नेतृत्व करेंगे 2047 में, तो निश्चित रूप से भारत दिव्य और भव्य होगा। आप दिल्ली के का प्रतिनिधित्व करेंगे, दिल्ली को भव्य और दिव्य बनाएंगे, और ऐसी ही कोई भावी पीढ़ी निकल के आएगी जो भारत को दिव्य और भव्य बनाएगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशुतोष जी। आशुतोष जी ने आपसे हम लोगों को जोड़ा है। मैं भी
संघ का स्वयंसेवक होने के नाते इस समय काशी प्रांत का दायित्व है स्वदेशी का। इसके पहले मैंने भी कुछ विद्यार्थी परिषद में काम किया है, संघ की के दायित्व में तो रहा ही हूँ। मैं भी भाई साहब संघ में गण शिक्षक रहा हूँ। अरे और बिल्कुल, ये सारी वाणी, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये कर्तव्य निष्ठा, यह ध्येय पथ पर चलने की सामर्थ्य संघ के उन्हीं शाखाओं से आता है, जिसमें सिखाया जाता है कि क्या एक गीत हम लोगों के यहाँ बहुत होता है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। उसी पथ पर आप लोग भी उसके पथिक हैं। आशुतोष जी, आशुतोष जी, डॉक्टर हर्ष, जी भाई साहब। तो चलिए अब अपने राकेश जी भाई साहब का एक सुंदर सा धन्यवाद ज्ञापन करिए। आप जैसे युवा एक युवा को प्रोत्साहित करेगा तो दिल्ली पर तो हम लोग साम्राज्य स्थापित कर ही लेंगे। जी भाई साहब, आज हमारे मतलब मैं अभी यात्रा पर हूँ, अच्छा तो अच्छा, आवाज कुछ साफ आवाज चलिए कोई मेरी बात आवाज नहीं। साफ हाँ आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल। हमारा बहुत पहले से योजना थी कि हम राकेश जी भाई साहब को वक्ता के रूप में बुलाएं, लेकिन इस बार भाई साहब के पास समय था, तो विकसित भारत का जो विजन है मोदी जी का, और उस पर उन्होंने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी भाई साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आशुतोष जी का धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म से, स्वयंसेवकों के इस मंच से राकेश जी को जोड़े हैं। राकेश जी अपने परिवार के ही हैं, राकेश जी अपने ही हैं, और हम लोग जब भी आमंत्रित करेंगे। और आज का उद्बोधन बहुत सरल सहज रूप में बहुत प्रवाहमयी था, जिसमें एक संघ के ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवक की वाणी थी, और वह बहुत अद्भुत ओजस्वी थी। उसमें एक स्वप्न था जो साकार होगा, जो कभी अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उसी तरह राकेश जी के भविष्य का कमल उनकी वाणी से जिस तरह निकल रहा था, निश्चित रूप से वो आगे नेतृत्व करेगा, दिल्ली का नेतृत्व करेगा, फिर राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। इन्हीं सब मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ आपको और प्रखरता मिले, आप और यशस्वी बने, और हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बार और आए और अपने वक्तव्य को रखें। लगातार आज तो श्याम जी नहीं है, श्याम जाजू जी इसको देखते हैं, बोल चुके हैं, और संघ के सभी ध्येयनिष्ठ बड़े कार्यकर्ता, बड़े प्रचारक हमारे अंग हैं, और वो बोल चुके हैं। और आशुतोष जी ने आज आपको लाया तो एक तरुण आवाज भी हमारे पास आई, तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि राकेश जी ने बहुत अच्छा संबोधन दिया। इसी के साथ पूरे लोकपहल परिवार के तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आभार। हमारे बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय लेखक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, जो कुंभ में और संस्कृत में उनका बहुत बड़ा काम है, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठापित लेखक हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे तरुण तेजस्वी और संघ के बहुत ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवक आशुतोष सिंह तोमर जी का, और हमारे लोक पहल को जितने लाइव सुन रहे हैं और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे जो 2 विद्यार्थी जुड़े हुए थे, अभी रवि मिश्रा मेरे शोध छात्र हैं, और सनी कुमार भी मेरे शोध छात्र, जो दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के प्रयागराज में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक कुमार जी का स्वागत। हमारे अग्रज उदयभान सिंह भाई साहब, जो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। वो लगातार उपस्थित होकर आपको सुन रहे थे, उनका बहुत बहुत प्रज्ञा प्रवाह का उनका राष्ट्रीय दायित्व है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर देख रहे समस्त श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। श्री मूर्ति जी सुन रहे हैं, जो राष्ट्रीय धर्म जागरण के बड़े पदाधिकारी हैं, वो आपको लगातार सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं देख रहा हूँ लगातार वो देख रहे हैं, वॉचिंग पोजीशन में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, उनको अनेक प्रणाम। हम लोग लगभग, हमारे व्यूअर्स 5 लाख से ऊपर हैं, हम लोग 10 लाख के बीच जाते हैं हफ्ते भर में, तो उन सबका बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम, जय श्री राम।